बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नॉन एज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो आप जानते हैं कि प्लांट्स के लिए लफ्ज बोला जाता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आर नॉन एज फाइटो हार्मोन्स। केमिकल नेचर इनकी देखें तो केमिकली प्लांट के तमाम हार्मोन्स ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और ऑर्गेनिक में भी इनकी फर्दर कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये जो कैटेगरी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। प्लांट में ये हार्मोन प्रोड्यूस होते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है? तो इनका सोर्स वेरिएबल है। तो ये सेल्स ऑफ लीव्स भी हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल्स ऑफ रूट्स में भी ये एबिलिटी है। सेल्स ऑफ बर्ड्स में भी ये एबिलिटी है और ओवरऑल तमाम सेल्स ही ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये अपने टारगेट सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं? सोर्स और टारगेट के दरमियान अगर डिस्टेंस कम है, यानी हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला सेल और उसका टारगेट सेल बिल्कुल पास पास है, नेबरिंग है, तो ये सेल टू सेल डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। दैट इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन अगर सोर्स और टारगेट में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है थ्रू वास्कुलर टिश्यू। प्लांट हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये किस तरह से एक्ट करते हैं और ये प्लांट के ऊपर अपने असरात कैसे मरतब करते हैं? तो इसमें पहला स्टेप होगा कि दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय सोर्स सेल्स, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट या वास्कुलर टिश्यू के थ्रू, फिर ये जाके अटैच होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ टारगेट सेल और जो ही हार्मोन रिसेप्टर पे अटैच होता है तो इसके अंदर दो रिस्पॉन्स आते हैं। या तो सेल की कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट ऑफ सेल एक्टिविटी, या फिर ऑलरेडी जो फंक्शन चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप एक्टिविटी ऑफ सेल। तो ये ओवरऑल स्टार्ट हो या स्टॉप हो, दोनों सूरतों में आप इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑफ द सेल। अब प्लांट हार्मोन की टाइप्स कितनी है? बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इनकी दो मेजर कैटेगरीज ही हैं। वो प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ करवाते हैं, दे आर नोन एज ग्रोथ स्टिमुलेटर्स, ये ग्रोथ स्टार्ट करवा देते हैं। और जिनकी वजह से ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, दीज आर नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ स्टिमुलेटर की फर्दर हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑक्सन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। इन सब की डिटेल हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और ग्रोथ इनहिबिटर हमारे पास हैं इथाइलिन या इथीन हार्मोन एंड अदर वन इज द एब्सिसिक एसिड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। अब फर्स्ट हार्मोन की हम बात कर लेते हैं, ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन का केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड।
दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड। तो अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन आप देखें तो हेयर इज द 6 कार्बन ring, benzene ring, and here is the another ring which contain nitrogen and hydrogen। और यहाँ पे एसिटिक एसिड मौजूद है, बॉन्डेड है इसके साथ। तो ये है एंडोल एसिटिक एसिड और ये प्लांट का नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन कहलाता है। अब ये प्लांट के अंदर फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है, तो इन फंक्शंस को देखने के लिए हम प्लांट की एक पहले डायग्राम देख लेते हैं कि प्लांट किस तरह से ये अपना एक्ट कर रहा होता है। तो ये हम सीड से शुरू करेंगे और सीड से पूरे प्लांट तक जाते हैं। देखें जो सीड है, जब हम ये सॉइल के अंदर इसको बोते हैं तो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो भी मौजूद है। हेयर इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, मेन पार्ट 2 हैं जहां से प्लांट ने डेवलप होना होता है। दिस पार्ट इज नोन एज प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, दैट इज द फ्यूचर स्टेम, and this one is the radical part, this is the future root। इसने बाद में रूट में कन्वर्ट होना। तो प्लूम्यूल में से ग्रोथ के बाद जो फर्स्ट स्टेम बनता है, ये इस स्टेम की टिप के ऊपर एपिकल बड मौजूद है। एपिकल बड, इट इज आल्सो नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरह रूट की टिप के ऊपर यहां पर भी एपिकल बड मौजूद है, आल्सो नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। तो ऑक्सीजन हार्मोन इन एपिकल बड को इनिशिएट करवाता है, इनमें सेल डिवीजन करवा के तो इनमें से ग्रोथ करवाते हैं। इसको हम बड इनिशिएशन कहते हैं। जब ये बड इनिशिएट होता है तो स्टेम की फर्दर ग्रोथ हो रही होती है, उसकी प्राइमरी ग्रोथ, उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा होता है। इसी तरह जो रूट है, रेडिकल है, इसकी ग्रोथ जारी रहती है और इसकी लेंथ में इजाफा होता है। लेकिन अगर रूट में ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाए और ख़ास तौर पर ये लेवल एपिकल बड से थोड़ा पीछे हाई हो जाए, इन सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल हाई हो, तो ये रूट यहाँ से बेंड करना शुरू कर देती है एंड ग्रोज डाउनवर्ड टू द सॉइल। तो दिस इज द जियोट्रॉपिज्म। तो रूट्स के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन जियोट्रॉपिज्म भी करवाता है, लेकिन उसके लिए इसकी हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो एपिकल बड के बाद अगर स्टेम में हम देखें तो इसके बिहाइंड द एपिकल बड यहाँ पे भी एक रीजन है, इसको रीजन बिहाइंड द एपेक्स कहा जाता है। रीजन बिहाइंड द एपेक्स, ये रीजन है। ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से इस रीजन में जो सेल्स मौजूद होते हैं, ये सेल इलोंगेट करना शुरू कर देते हैं। सेल इलोंगेट, अगर तो ये बिल्कुल सेंटर में से सेल इलोंगेट करेंगे तो स्टेम की लेंथ में और इजाफा होगा। लेकिन अगर इस रीजन के इस साइड के सेल ज़्यादा इलोंगेट कर जाएं तो स्टेम यहाँ से इधर को अपोजिट साइड को बेंड करना शुरू कर देते हैं। चलें हम इसको एक और डिफरेंट वे में देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि स्टेम को इस साइड से लाइट मिल रही है ज़्यादा इंटेंसिटी में। तो स्टेम में जिस जगह पे लाइट आ रही है वो है रीजन बिहाइंड द एपेक्स। तो जिस जगह पे लाइट आके स्ट्राइक कर रही है
उसकी अपोजिट साइड पर यहाँ पर सेल इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सन। तो स्टेम फिर लाइट की तरफ बेंड होना शुरू कर देता है। दिस इज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जब यही स्टेम मजीद ग्रो करेगा तो फिर इसके ऊपर ये लीफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब इस लीफ को रोक झड़ने से बचाना है, प्रिवेंट एब्सियन, कि ये लीफ शेड ना करे, शेड ऑफ ना हो। तो इसकी शेडिंग को झड़ने से, एब्सियन से कौन रोकता है? दैट इज द ऑक्सन हार्मोन। तो हम कह सकते हैं कि इट इनहिबिट एब्सियन। एब्सियन का मतलब क्या है? मैंने बताया शेडिंग होना या झड़ जाना। दूसरा काम फिर ऑक्सन हार्मोन ने क्या करना है कि इन लीफ को जल्दी ओल्ड एजिंग की तरफ नहीं जाने देना। तो दे डिले लीफ सेनीसेंस। सेनीसेंस का मतलब मैंने बताया एजिंग। ये लीफ को जल्दी ओल्ड एज में नहीं जाने देते। इस तरह लीफ प्लांट को सपोर्ट देता रहता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग करता रहता है। फिर इस लीफ और स्टेम के जंक्शन पर एक बड और डेवलप होता है। दिस बड इज नोन एज द लेटरल बड। इस लेटरल बड को ऑक्सन ने इनहिबिट करना होता है। ऑक्सन इनहिबिट लेटरल बड। इनहिबिट के लिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किए। इट मीन जब तक ऑक्सन हार्मोन मौजूद रहेगा तो एपिकल बड ग्रो करेगा, प्लांट की लेंथ में इजाफा होगा। मीनवाइल लेटरल बड रिमेन्स इनहिबिटेड और इनमें से ब्रांचेस नहीं बनती। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। अब इस फिनोमिनन को हमने एपिकल डोमिनेंस क्यों कहा है? क्योंकि इसमें एपिकल बड ग्रो कर रहा है जबकि लेटरल बड ग्रो नहीं कर। तो फिर लेटरल बड को कौन ग्रो करवाता है? तो लेटरल बड को जब भी ग्रो करवाना होगा तो यहाँ पे एक और हार्मोन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज साइटोकाइनन। तो साइटोकाइनन लेटरल बड को ग्रो करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि लेटरल बड के हवाले से ऑक्सन और साइटोकाइनन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। क्यों? ऑक्सन लेटरल बड को इनहिबिट करता है, ग्रो नहीं करने देता, जबकि साइटोकाइनन लेटरल बड को ग्रो करवाता है, उसमें ग्रोथ स्टार्ट करवाता है। सो बोथ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। हर फंक्शन के तबार से एंटागोनिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ लेटरल बड की ग्रोथ के हवाले से ही एंटागोनिस्टिक है। और जब ये प्लांट फिर अब फुली मैच्योर हो जाएगा तो इस प्लांट के ऊपर अब फ्लावर्स बनेंगे। ब्रीडिंग सीजन है, हियर इज द सीजन फॉर रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फ्लावर बनेंगे। ये हम जानते हैं कि फ्लावर के अंदर जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? फ्लावर के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। हेयर इज द स्टेमन, जिसके अंदर मियोसिस के थ्रू पोलन्स प्रोड्यूस हुए होते हैं, पोलन्स। और यहाँ पे है फीमेल पार्ट, दैट इज द कार्पल। हेयर इज द कार्पल। और कार्पल का जो सबसे ब्रॉड लोअर पोर्शन है, दैट इज नोन एज ovary, and ovary contain one or more ovules. It has one or more ovules. तो रिप्रोडक्शन में पहला मरला ये है कि पोलन्स यहाँ से कार्पल पे आके सेटल डाउन होते हैं। दिस इज नोन एज पोलिनेशन। फिर
पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब में मौजूद मेल गैमीट्स इस ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड while ovary is converted transformed into the fruit। तो सीड फ्रूट बनने के लिए पोलिनेशन का होना भी ज़रूरी है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन का होना भी ज़रूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर इस ओवरी के अंदर ऑक्सिन हार्मोन का लेवल हाई हो जाए तो ये फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है। ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बनता है डेफिनेटली इट विल कंटेन नो सीड। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो ऑक्सिन हार्मोन हेल्प इन पार्थिनोकार्पी। तो इसका एक कमर्शियल पर्पस भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रूट सीडलेस प्रोड्यूस हो तो हम आर्टिफिशियल उनके ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ नेचुरल ऑक्सिन। अब जो नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं इनका एक इशू है कि जब ये नेचुरल ऑक्सिन्स मौजूद रहेंगे प्लांट रिस्पॉन्स देता रहेगा, लेकिन फिर मुख्तलिफ एंजाइम की मदद से जो प्लांट सेल ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एंजाइम इन नेचुरल ऑक्सिन्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब ये ऑक्सिन ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो प्लांट मज़ीद रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। ग्रोथ हो रही है तो वो स्टॉप हो जाएगी, फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है तो वो स्टॉप हो जाएगा, जियोट्रॉपिज्म हो रहा है तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम कमर्शियल लेवल पर चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्स ज़्यादा देर तक आता रहे, कमर्शियल लेवल पर फिर हम क्या करेंगे, नेचुरल ऑक्सिन्स को केमिकली मॉडिफाई करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर इनको केमिकली मॉडिफाई करेंगे। अब ये जो केमिकली मॉडिफिकेशन के बाद जो ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा that will be known as the derivative या it will be known as the synthetic auxin। that will be known as the synthetic auxin। now सिंथेटिक ऑक्सिन प्रोड्यूस करने का फिर पर्पस क्या है, ये चूंकि मॉडिफाइड फॉर्म है तो इन ऑक्सिन्स के लिए प्लांट के पास कोई डीग्रेडिंग एंजाइम नहीं है, तो फिर ये ऑक्सिन लॉन्ग टर्म प्लांट की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे अगर आप किसी फ्रूट का साइज उसकी नेचुरल लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेचुरल की बजाय सिंथेटिक ऑक्सिन को यूज कर सकते हैं। अब जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं उनकी हमारे पास मेजर 3 एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से हैं पहले नेफ्थलीन एसिटिक एसिड also known as NAA। Here are 2 benzene rings, 2 बेंजीन रिंग्स होंगी और साथ उसी तरह से एसिटिक एसिड बॉन्डेड होगा ये है। और एक और एग्जांपल हमारे पास इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। अब ये बिल्कुल नेचुरल ऑक्सिन जैसा ही आपको नजर आएगा, उसी तरह बेंजीन रिंग है और हियर इज द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बन का इजाफा हो गया तो दैट इज द इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये कार्बोक्साइल ग्लूकोज है। अब ये दोनों हार्मोन किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, दोनों सिंथेटिक हार्मोन क्या काम करते हैं मिलकर। एक तो ये कि स्टिमुलेट फ्रूटिंग,
कि अगर प्लांट पे फ्लावर्स बन गए हैं तो आप चाहते हैं कि वो फ्लावर्स फ्रूट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएं, नेचुरल टाइम से कम टाइम में फ्रूट बन जाए, तो उसके लिए आप ये हार्मोन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट सीडलेस फॉर्म में प्रोड्यूस हों, यानी पार्थिनोकार्पी आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरली पार्थिनोकार्पी तो बनाना की एग्जांपल हमारे पास, लेकिन आर्टिफिशियली आप चाहते हैं जैसे सब्ज मिर्च का पौधा है, सुर्ख मिर्च, आप चाहते हैं कि वो मिर्चें तो हों लेकिन उनमें सीड ना हो, तो जो ही मिर्च के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग हो जाए तो आप उसके ऊपर ये हार्मोन अप्लाई करवा दें, तो फ्लावर से मिर्चें जो बनेगी, जो ये वो फ्रूट बनेगा, दैट विल बी सीडलेस। इसी तरह हमारे पास एक और सिंथेटिक ऑक्सीजन है, दैट इज अ 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसकी अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, साथ एसिटिक एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है, कार्बन नंबर 4 पे क्लोरीन है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सिलेक्टिव वीड किलर कहा जाता है, सिलेक्टिव वीड किलर। अब इसको सिलेक्टिव वीड किलर क्यों कहते हैं? देखें, जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं ये बेसिकली मोनोकॉट्स हैं। मोनोकॉट्स का मतलब ये है कि इनके सीड में एक कॉटिलिडन है, और दूसरा इनके जो लीफ होते हैं ना मोनोकॉट के, इनमें जितनी भी वेन्स होती हैं ना, वो सारी वेन्स ऐसे स्ट्रेट पैरेलल फैशन में होते हैं। जैसे अगर आप गंदम का पौधा देख लें, चावल का पौधा देख लें, मकई का पौधा देख लें, मिलेट यानी बाजरे का पौधा देख लें, बारले यानी जौ का पौधा देख लें, तो ये सारी हमारी मोनोकॉट सीरियल क्रॉप्स हैं, अनाज पैदा करने वाली हैं। लेकिन इन सीरियल क्रॉप्स के खेत के अंदर, जैसे ये देखें, ये सीरियल क्रॉप्स के प्लांट हैं ये, लेकिन इनमें कहीं कहीं पे इनके कंपिटिटर प्लांट भी उग जाते हैं, लेकिन ये चौड़े पत्तों वाले होते हैं जिनके अंदर वेन्स नेटवर्क की शक्ल में होते हैं, तो इनको हम कहते हैं डाइकॉट वीड्स या हर्ब्स। तो ये हमारे इस प्लांट के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं ज़्यादा वाटर मिनरल्स के लिए। अगर हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो पेस्टिसाइड आपकी क्रॉप्स को भी डैमेज करेगी, जड़ी बूटियों को तो, वीड्स को तो वो मारेगी। लेकिन बेहतर यह है कि हम 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर लें, वो सिर्फ इसको किल करेगी। तो इसका मतलब ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं कर रही, सिर्फ डाइकॉट वीड्स को किल कर रही है। सो इट इज़ नोन एज सेलेक्टिव वीड किलर। इसके अलावा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन है कि देखें, अगर आपके पास फ्रूट क्रॉप है, फ्रूट ट्रीज हैं, फलदार दरख्त हैं, और प्रॉब्लम ये है कि अभी इसके फल लगते ही हैं अनराइपन फ्रूट, तो ये झड़ना शुरू हो जाते हैं, दे फॉल ऑफ या दे शेड ऑफ। इसका नुकसान तो तब इकोनॉमिक लॉस होता है। अब हाल ये है कि जो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, कच्चे फल जल रहे हैं, इसको, इस एब्सियन को हमने रोकना है, 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर लें। और इसी तरह पोटैटो जो होते हैं, पोटैटो जो हैं वो स्टोर हाउस में स्टोर किया जाता है। यू नो दैट पोटैटो कंटेन आईज आर बर्ड्स। ये तो जब हमने पोटैटो को स्टोर में स्टोर करना है, गोदामों में रखना है, तो अगर ये बड ग्रो कर गए यानी स्प्राउट कर गए, तो ये पोटैटो के ऊपर सब कॉम्प्लें निकल आएंगी, या ये इसका नया प्लांट निकल आएगा, तो ये पोटैटो खरीदेगा कौन? तो आप चाहते हैं कि अगर ये 6 महीने 1 साल भी पोटैटो आपके स्टोर हाउस में हैं, तो ये बड यहाँ से स्प्राउट ना कर पाए, तो आप इसके ऊपर 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन हार्मोन्स।